हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशांक गुप्ता है। मैंने यूपीपीएससी का एसीएफ आरएफओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसमें मुझे आरएफओ पद के लिए चयन हुआ है 2019 के अंदर एग्ज़ाम में। मैंने जो यूपीपीएससी है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, जो मेरा ब्रीफ रहा है उसके अंदर एक्सपीरियंस। मैंने 2018 के अंदर ग्रेजुएशन करी है और 2018 से ही मैंने एग्ज़ाम लिखना स्टार्ट कर दिया था। 2018 के अंदर मैंने यूपीपीएससी का सबसे पहले प्रीलिम्स दिया, जिसमें मेरी जो कट ऑफ थी वो दोनों के लिए क्वालिफाई थी, यानी कि फॉरेस्ट एग्ज़ाम के लिए भी और पीसीएस के लिए भी। मैंने उसके माध्यम से 2 मेंस लिखे 2018 के प्रीलिम्स के बाद, और जिसमें कि मुझे एसीएफ आरएफओ में इंटरव्यू के लिए भी मौका मिला और मेरा उसमें इंटरव्यू के लिए चयन हुआ। मैं इंटरव्यू देने गया था कमीशन के अंदर, लेकिन मेरा उसमें फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। 2019 के अंदर मैंने फिर दोबारा प्रीलिम्स लिखा और उसमें भी मेरे को दोनों कट ऑफ मेरी क्वालिफाई हुई, फॉरेस्ट वाली और पीसीएस वाली, जिसमें मुझे दोबारा मेंस लिखने के मौके मिले और उसमें एसीएफ आरएफओ वाले एग्ज़ाम के माध्यम से मेरा फाइनली चयन हुआ। और मैंने 2020 का प्रीलिम्स भी दिया था, जिसका मैंने मेंस लिखा है। तो कुल मिला के मैंने पिछले 2.5 सालों के अंदर 3 प्रीलिम्स दिए हैं यूपीपीएससी के, 5 मेंस दिए हैं और 3 इंटरव्यू। ये मेरा ब्रीफ एक्सपीरियंस रहा है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में। सबसे पहले मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को थैंक यू भी बोलना चाहूँगा, और मैं उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अपनी कुछ जो स्ट्रेटजी है, जो भी मैंने एग्ज़ाम के दौरान पढ़ाई की है या जो भी मैंने सीखा है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं पर्टिकुलरली फोकस करना चाहूँगा प्रीलिम्स के बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स मेरा लगातार निकला है पहले, दूसरे, तीसरे अटैम्प्ट में, और मेरे जो मार्क्स आए हैं वो भी अच्छे आए हैं। मैंने एसीएफ आरएफओ की कट ऑफ के साथ क्वालिफाई किया है। जैसे कि मेरे 2018 के अंदर 138 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, और उसके बाद कमीशन ने, क्योंकि मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं तो मुझे उतना पता नहीं है, बट मे भी अच्छे ही होंगे। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के बारे में मैं आपको कुछ बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, तो मैं उस बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने 2018 में जैसे ग्रेजुएशन करी, और उसमें ही मैंने 4th ईयर में डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विस की तरफ आगे जाना है। तो चूंकि मेरा क्लैरिटी था माइंड कि मुझे सिविल सर्विस में ही अपना करियर बनाना है, तो मेरी 4th ईयर में ही पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। तो स्टार्टिंग में तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि ये सिविल सर्विस क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे की जाती है, यूपीएससी क्या होता है या यूपीपीएससी भी क्या होता है। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ, जिसमें कि मैंने यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में जो भी मैंने पढ़ाई करी, जहाँ से मैंने पढ़ाई करी, या फिर जो भी मैंने प्रिपरेशन में रखी, और जो जिस भी तरीके से मैंने उस चीज़ को सीखा, वो मैं आपको हूबहू बताने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आपके वो कुछ उपयोगी हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी स्टार्टिंग कैसे रही इस प्रिपरेशन के अंदर। चूँकि मैंने 2018 में ही ग्रेजुएशन करी थी, तो वहीं 4th ईयर से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मेरे को क्लैरिटी था कि मुझे सिविल सर्विस की तरफ आगे जाना है और वहीं अपना करियर बनाना है। सबसे पहले मैंने 3-4 महीने तो मुझे उसी में लग गए कि ये एग्ज़ाम क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, और इसका सिलेबस मैंने डाउनलोड किया, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखे, वहाँ से मैंने समझा कि डिमांड क्या है एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम पूछना क्या चाह रहा है। तो मुझे सबसे पहले आपको यही बताना है कि सारे सोर्सेज में, सारे मटेरियल में, सभी चीज़ों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप इस एग्ज़ाम के बारे में सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं, और वहाँ पर आप सबसे ज़्यादा उससे पता कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम को कैसे निकाला जा सकता है, उसकी डिमांड समझ सकते हैं कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए, प्लान ऑफ एग्जाम, पैटर्न ऑफ एग्जाम निकालिए, आप देखिए कि वो सिलेबस क्या क्या है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, जिसमें कि आप ये देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्या पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपकी ये क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। और मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप यही देखिए। अच्छा, मेरी ये जो प्रिपरेशन है वो सेल्फ स्टडी तरीके से रही है, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। हाँ, बट मैंने इंटरनेट का काफ़ी इस्तेमाल किया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म का, जैसे मैंने गूगल का या यूट्यूब का या अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट्स हैं उसको मैंने सर्च किया है, उस पर जानने की कोशिश करी है। तो मैं भी कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम आप, जैसे मैंने सेल्फ स्टडी से किया है, तो ये एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी निकाला जा सकता है, और मेरा कंप्लीटली इसमें सेल्फ स्टडी ही रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मैंने इसको किया। चूँकि आप जैसे जानते होंगे कि अभी मैंने आपको बताया कि 3 प्रीलिम्स मेरे बैक टू बैक निकाले मैंने, तो प्रीलिम्स के रिलेटेड ही मैं इस वीडियो को सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि उसमें मैंने कैसे प्रिपरेशन करी, कहाँ कहाँ से मैंने चीज़ें पढ़ी, और उसमें
मेरे को क्या क्या अच्छा लगा, या फिर मैंने कौन कौन से कंटेंट को पढ़ के कितना मैंने पढ़ा, कितना मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, या फिर मैंने क्या गलती करी, क्या मैंने फ़ायदे किए उसको पढ़ते समय, तो वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स के अंदर कि कैसे कैसे होता है और कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जैसे भी आपको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका 2 पेपर आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, एक होता है जनरल स्टडी का और एक होता है सीसेट का। तो जनरल स्टडी के पेपर में ही क्वालिफाई वही मतलब मेरिट बनती है उसकी, और जो सीसेट का पेपर है वो क्वालिफाइंग होता है, उसमें 33% ही मार्क्स आपको लाने होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको सीसेट ही बता देता हूँ क्योंकि क्वालिफाइंग है, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वेटेज नहीं होती है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको वही बताना चाहूँगा। तो सीसेट जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीपीएससी का काफ़ी सिंपल होता है। उसके अंदर मतलब मैं आपको कंपैरिजन करूँ तो यूपीएससी से भी इजी होता है, वो आप आसानी से कर जाएंगे। बस आपको पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है, वो उसी बेस पे हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ स्पेशली पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा क्वांट वगैरह आप पढ़ सकते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि ये क्वांट के अंदर आप परसेंटेज के टॉपिक हो गया, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से इसको कर लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जनरल स्टडी पे अब आ जाते हैं। जनरल स्टडी ही मेन पेपर है जिसकी वजह से कट ऑफ बनती है, और जनरल स्टडी में ही मार्क्स लाने सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो जनरल स्टडी के अंदर क्या होता है कि आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 1.33 मार्क्स हम कह सकते हैं कि टोटल एक क्वेश्चन के वेटेज होती है, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कितना पेपर सॉल्व करना है, कितना नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं तो वो कैसे करने हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सोर्स मतलब मटेरियल कहाँ कहाँ से, कौन कौन सा कंटेंट मैंने पढ़ा और कौन कौन से मटेरियल को मैंने इस्तेमाल किया इसके अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री के अंदर मैंने एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के अंदर मैंने TMH पब्लिकेशन की बुक आती है, पूनम मैम ने लिखी है उस बुक को, आई थिंक शी इज़ IAS, तो आप उस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। वो एक नए पैटर्न पे बुक लिखी गई है, उसमें सारी NCERT भी ढंग से कवर है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उस बुक के अंदर भी आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। उसके अंदर आपको एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वो भी बताना चाहूँगा आपको, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, देन मौर्याज हैं, महाजनपदाज हैं, मराठाज हैं, दिल्ली सल्तनत है, मुगल्स हैं। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको उतने ही चैप्टर्स को आप पढ़िए, आप सारा कंटेंट मत पढ़िए। अच्छा, इस एग्जाम के दौरान आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि ये इसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, ओशन की तरह वास्ट है, इसलिए आपको अपने कंटेंट को लिमिट रखना है। आपको ये नहीं कि आप हर चीज़ पढ़ने में लग जाएंगे, क्योंकि इतना सब आप पढ़ेंगे तो उसका जो रिटेंशन है वो कम हो पाएगा। तो आपको एक इसमें जो मैंने भी अपनाया और जो हर एक टॉपर अपनाते हैं और आप भी अपनाएंगे तो आप खुद भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर देंगे, वो ये है, उसका जो मूल प्रिंसिपल है कि आपको एक कंटेंट पढ़ना है लेकिन बार बार पढ़ना है। मल्टीपल कंटेंट को मत इकट्ठा करिए, ना तो अपनी बुक शेल्फ में रखिए ना अपने पास रखिए। आप एक ही कंटेंट को पढ़िए, बट उसको बार बार उसको पढ़िए और उसी पे स्टिक रहिए। ऐसा भी मत सोचिए कि कोई टॉपर क्या बता रहा है या मैं भी इवन क्या बता रहा हूँ। अगर आप जिस चीज़ को फॉलो करते हैं उसी चीज़ को फॉलो करिए, सुने सबकी लेकिन करें अपनी, और उसी चीज़ को आप रिलीजियसली फॉलो करिए। हर एक कंटेंट बढ़िया है, हर एक मटेरियल बढ़िया है, बट जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उस पर आपको स्टिक रहना पड़ेगा, ये आप मान के रखिए। और आपको अपने ऊपर अनशेकेबल बिलीफ होना चाहिए, अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ ये बहुत बढ़िया है और इससे मेरा एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम हिस्ट्री पे थे, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद मैंने बात करता हूँ आपसे मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे सब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मैंने भी वही पढ़ी है और उसको मैंने काफ़ी बार पढ़ा है, 3 से 4 बार मैंने पढ़ा है, जिससे मैं उसको इन डेप्थ समझ पाया। अच्छा, मैंने बेस मजबूत करने के लिए एक काम और किया था। आपको पता होगा एक मृणाल सर का यूट्यूब चैनल है, उस पर प्रतीक सर हैं जिनकी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस पढ़ी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस को सुन सकते हैं, उससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो ये तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्ट्रेटजी रही जो आपको करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम आर्ट्स एंड कल्चर की। आर्ट्स एंड कल्चर के लिए आप क्या करिए, नितिन सिंघानिया सर की बुक को इस्तेमाल करिए। उसमें भी आप सिलेक्टेड चैप्टर को पढ़िए, हर एक कंटेंट को मत पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट है जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया,
या फिर उसके अंदर आपका डांस हो गया, म्यूजिक्स हो गया। डांस में भी देखिए जैसे यूपी का एग्जाम है तो आप कथक पे फोकस करिए, कथक के बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए क्योंकि कथक यूपी का एक डांस है, क्लासिकल डांस है। तो कहने का मतलब ये, जब जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बैक ऑफ द माइंड आपके चलते रहना चाहिए, और जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उस कंटेंट को उसी हिसाब से आप सोचते रहिए। देन अब हम बात कर लेते हैं, हिस्ट्री हमने कवर किया, अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। सो ज्योग्राफी के अंदर मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी ही पढ़ी है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा है। और वीडियो के लिए एक मैंने हाँ बेसिक मजबूत करने के लिए कुछ वीडियोस भी देखी हैं, जैसे मृणाल सर के ही प्लेटफॉर्म पर एक राज सोलंकी मैम है, उनकी वीडियोस पढ़ी हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आप उनको देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। अच्छा, वो जो देखनी है आपको वीडियो, उसके लिए भी आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में एक तो मैप खरीद लेने हैं, इंडिया के और वर्ल्ड के और यूपी का। ये तीनों मैप आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए। ये तीनों मैप आपके, जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, तीनों मैप को आप हमेशा अपने पास रखिए। तो इसके साथ आप अपनी कोई भी कंटेंट को पढ़िए तो आपको एनालिसिस करने में, इमेजिनेशन करने में, याद रखने में बहुत मदद मिलेगी। और ये मैप का बहुत यूज़ भी है मेंस के अंदर। इसका डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपके आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाती हैं। तो ये तो रहा आपका ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में यही आप कर लेंगे, मैंने तो इतना ही किया है और मेरे को इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं लगी है। आप इतना करेंगे तो ये मोर देन एनफ होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर पॉलिटी की। पॉलिटी के अंदर क्या करना है, आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये। मुझे लगता है कि ये इसके अलावा आपको कुछ और करने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं आप, अगर आप बिगनर हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ सकते हैं, जिससे कि आपको बुक पढ़ने में मदद मिलेगी। जैसे प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, पंचायती राज सिस्टम्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सारे चैप्टर्स आप अगर पहले वीडियोस से देख लेंगे यूट्यूब के माध्यम से, जो भी आपका पैरामीटर है देखने का, चाहे वो लाइक के बेस पे हो या नंबर ऑफ वॉच के बेस पे हो, उस बेस पे जो भी एक देखिए, ज़्यादा इसकी वीडियोस भी नहीं देखनी है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। जो भी देख रहे हैं आपको लिमिटेड ही देखना है, तो वो कुछ वीडियोस आप उसको देख लीजिए और उसको बेस मजबूत कर लीजिए उससे आप, फिर आप अपना कंटेंट पढ़िए तो आपको उसमें मदद मिलेगी। मैंने इस तरीके से अपनी पॉलिटी को कवर किया था और मैंने लक्ष्मीकांत 2 या 3 बार उसको पढ़ा था, जिससे कि मुझे उसके बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी। अच्छा, पॉलिटी के बाद हम बात कर लेते हैं अब इकॉनमी की। इकॉनमी के लिए भी मैंने मृणाल सर की वेबसाइट को इस्तेमाल किया, उस पर उनका जो यूट्यूब चैनल है उस पर मृणाल सर की वीडियोस पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी, मैंने उसको देखा था, रिलीजियसली फॉलो किया उनको, एटलीस्ट 3 टाइम्स मैंने उन वीडियोस को सारा देखा। तो मैं भी आपको प्रेफर करूंगा कि आप वो वीडियोस देखिए, आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत मजबूत हो जाएगा, आपको बेसिक इकॉनमी समझ में आ जाएगी। तो ये इकॉनमी का मैंने फॉलो किया, इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ा। अब बात कर लेते हैं साइंस की। चूंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है तो साइंस मैंने एज सच कोई बुक रेफर नहीं करी है, ना कोई एज सच कंटेंट मैंने स्पेशली पढ़ा है। मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और मॉक टेस्ट दिए हैं कुछ साइंस से रिलेटेड, तो वहीं से मैंने साइंस को रिवाइज किया है। लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा स्पेशली कि आप साइंस के लिए क्या करिए, आप एक बुक परचेज कर लीजिए, टीएमएच पब्लिकेशन की बुक परचेज कर लीजिए और उसके माध्यम से आप एक ही बुक परचेज करिए जो बेसिक किसी मतलब टीएमएच की पब्लिकेशन की बुक अच्छी बुक होती हैं तो आप उसको परचेज कर लीजिए और उसमें आप क्या करिए, उसी बुक को रिलीजियसली फॉलो करिए और उसको उसमें एनसीईआरटी बेस्ड बुक परचेज करिए, जो एनसीईआरटी समरी बेस्ड बुक होती हैं, तो आप बस उसी को करिए। देखो एक्चुअली क्या है कि इसमें कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ऐसा ना सोचिए कि आप साइंस ही पढ़ने में आप इतना समय लगा दें कि आप अदर सब्जेक्ट को कम इंपॉर्टेंस दे या कम उसकी प्रिपरेशन करें। तो मैं यही कहूँगा कि आप लिमिटेड पढ़िए और साइंस के लिए आप क्या करिए, बस एक बुक को या कोई वीडियोस देख लीजिए। आप बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस, बेसिक वीडियोस अवेलेबल है, उसके माध्यम से साइंस को कवर कर लीजिए और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अच्छा, साइंस में भी है ना, आपको बायोलॉजी सेक्शन पे फोकस ज़्यादा करना है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और यूपीपीएससी में ना कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। वो यूपीएससी में तो क्या होता है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यूपीएससी में कुछ बेसिक जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी आते हैं, तो बायोलॉजी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बायोलॉजी में भी क्या है कि जो 12th की एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, उसमें लास्ट 4 चैप्टर इकोलॉजी से रिलेटेड है, आप उनको जरूर प्रेफर करिए। उन चैप्टर्स में क्या है कि आपको एनवायरमेंट के लिए भी मदद करेंगे और वो चैप्टर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स और मेंस में बन जाएंगे। बाकी बायोलॉजी में जैसे एक बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। या फिर एक प्लांट एनाटॉमी है, प्लांट एनाटॉमी में भी जैसे पार्ट्स के नाम हो गया कि स्टेमन, एंथर, ये सब जो कुछ नाम होते हैं ना, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट, मतलब बिल्कुल कोर बेसिक्स आपको पढ़ने होंगे। तो ये साइंस का रहा।
फिर मैं वही कहूँगा कि आप ना प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए और समझिए कि डिमांड क्या है, वो पूछना क्या चाह रहा है, साइंस से कैसे क्वेश्चन वो पूछता है। जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप उसी तरीके से आप उसको पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एनवायरमेंट की। तो जैसे कि सभी पढ़ते हैं और मैंने भी वहीं से पढ़ा है, शंकर आयुष की बुक आती है एनवायरमेंट की, वही आप रेफर करिए। मुझे लगता है कि वो उसमें सारा कंटेंट अच्छी से दे रखा है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपको नहीं समझ में आते हैं, उसके लिए भी आप यूट्यूब या गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं उनको समझने के लिए। देखिए, मैं आपको जैसे बार बार बता रहा हूँ कि मैं गूगल या यूट्यूब का इस्तेमाल करता था, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इंटरनेट का इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा उसकी उपयोगिता है। अगर आप उसको कॉशियसली एफिशिएंटली इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक ये भी पता होना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। इसको ना आप टेक्नोलॉजी को एज अ सर्वेंट बनाइए और खुद मास्टर बनिए। आप टेक्नोलॉजी के मास्टर बनिए या ना कि टेक्नोलॉजी को अपना मास्टर बनाइए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप रिकमेंडेशन वीडियोस ना देखें, जो कि वो एल्गोरिथम या फिर वो मशीन लर्निंग बेस्ड जो आपको रिकमेंड करते हैं वीडियो, वो ना देखें। आप सर्च करके वीडियोस देखिए। सर्च करके देखेंगे तो क्या होगा कि आप अपने हिसाब से वीडियोस को देख रहे हैं, आप वो देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, ना कि वो दिखाना चाह रहे हैं। तो आपको ना कहीं इसको पॉजिटिवली या कॉशियसली आपको यूज करना होगा इंटरनेट को। थोड़ा सा मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया से भी थोड़ी दूरी बना के रखिए, उसको रिस्ट्रिक्टेड इस्तेमाल करिए उसको, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप थोड़ा, और माइंड भी डाइवर्ट होता है, तो इससे क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। तो आप थोड़ा सा इसको भी रिस्ट्रिक्टेड यूज़ करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल दूर चले जाइए, आप बिल्कुल भी ना यूज़ करिए, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड यूज़ करिए उसका। तो मैंने आपको एनवायरमेंट और साइंस के बारे में बताया। जैसे बाकी ये तो मैंने स्टैटिक पोर्शन के बारे में डिस्कस किया कि मैंने प्रीलिम से यहाँ से पढ़ाई करी। अब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। अच्छा, करंट अफेयर्स के बारे में एक बहुत सा कंसेप्ट या रहता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या क्या न्यूज़ पढ़नी चाहिए। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ये रहता था और मैं भी काफ़ी कंसर्न रहता था कि न्यूज़पेपर पढ़ने की पहले हैबिट बनाता था, फिर उसको 3-3 4-4 घंटे पढ़ता था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं न्यूज़पेपर पढ़े बिना भी काफ़ी न्यूज़ को पढ़ सकता हूँ और मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि न्यूज़पेपर मेरी स्टार्टिंग से बहुत अच्छी हैबिट नहीं थी, तो मैंने एक अल्टरनेटिव तरीका अपनाया न्यूज़ को पढ़ने का। मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर की जगह, न्यूज़पेपर में भी मैंने बहुत कम समय लगाता हूँ, मैं आधे घंटे से ज़्यादा न्यूज़पेपर को नहीं देता हूँ। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स या क्रिकेट का काफ़ी शौकीन हूँ, तो सबसे पहले पेज मैं क्रिकेट का ही पढ़ता हूँ। तो उसके बाद मैं न्यूज़ को बहुत ऊपर से देखता हूँ। अच्छा, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता तो न्यूज़ कैसे कवर करता हूँ, ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि न्यूज़ के लिए मैं जो फॉलो करता हूँ वो यूट्यूब के माध्यम से ही न्यूज़ देखता हूँ। न्यूज़ एक तरीके से देखना मेरी हॉबी है, तो मुझे लगता है कि आपको भी ना एज अ हॉबी बना लेनी चाहिए न्यूज़ देखना। आप ये सोच के न्यूज़ ना पढ़िए, ना देखिए कि आप आपको एग्ज़ाम में काम आएगी। आप ये सोच के पढ़िए कि आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा। आप अवेयर हो जाएंगे सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली, साइंटिफिकली, हर एक डायमेंशन में आपको अवेयरनेस मिल रही है। आप मैच्योर तरीके से अपने पॉइंट रख सकते हैं, आप किसी से बातचीत कर सकते हैं। आपकी जो एटीट्यूड होना चाहिए ना न्यूज़ देखने से पहले, वो ऐसा होना चाहिए। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखेंगे ना तो आप बहुत सारी न्यूज़ देख लेंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर जाएंगे। तो मैंने न्यूज़ के लिए क्या किया, एक तो मैं डीडी न्यूज़ को फॉलो करता था। उस पर एक न्यूज़ नाइट आता है रात को 8 से 9, मैं डेली उसको देखता था। उस पर क्या होता है कि वो गवर्नमेंट का पक्ष मिल जाता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव आपको मिल जाता है, और थोड़ा वो अनबायस्ड न्यूज़ होती हैं। जैसे कि आपको जानते ही होंगे कि आजकल मीडिया काफ़ी बायस्ड हो चुकी है, इसलिए वो काफ़ी बायस्ड न्यूज़ देते हैं। तो आपको कुछ एक अनबायस्ड ओपिनियन बनाने के लिए कुछ अनबायस्ड कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने डीडी न्यूज़ को फॉलो किया। उस पर एक बेनिफिट मुझे और मिला कि उसमें ना काफ़ी एक्नॉलेज पर्सन्स आते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स आते हैं जो अपनी फील्ड में काफ़ी एजुकेटेड होते हैं। अगर मैं उनका पर्सपेक्टिव सुनता था जब भी, तो मुझे क्या होता था कि एक मैच्योर्ड एक कंटेंट मिल जाता था, और मुझे एक उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक मैच्योर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता था। दूसरा इसमें एक बेनिफिट और होता था कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी मदद मिलता था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी एक्सपर्ट लोग आते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स आएंगे, या फिर अगर इंटरनेशनल रिलेशन से कोई टॉपिक है तो उस पर इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स आएंगे, एम्बेसडर्स आएंगे। तो अगर आप उनकी बात सुनेंगे, उन ऑफिसर्स की बात सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक उस पद पे रह के या ऑफिसर्स कैसे बातचीत करते हैं। वो आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा। आपको पता चलेगा कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करिए कि आप ऑडियो विजुअल माध्यम से, यानी कि वीडियो के माध्यम से न्यूज़ को देखने की भी अपनी हैबिट बनाइए, जो आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेज में मदद करेगी।
अच्छा, डीडी न्यूज़ के अलावा मैंने राज्यसभा टीवी को फॉलो किया। उस पर काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिक्योरिटी स्कैन है, विशेष है, एक देश देशांतर है, बिग पिक्चर है। मैं इनमें वो न्यूज़ देखता था जो तो मेरे इंटरेस्ट की हैं, या फिर वो ऐसा कंटेंट है जो मेरे एग्जाम में मदद करने वाला है। मैं उनको देखता था और उनसे सीखने की कोशिश करता था, और मेरा ऑब्जेक्टिव वही रहता था कि मुझे उनसे बस उन न्यूज़ को देख के उन न्यूज़ के बारे में उन पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है और उनसे सीखना है। ना कि एक दिन मैं ये सोचता था कि मुझे एग्जाम लिखना है, एक दिन प्री लिखना है, मेंस लिखना है, इंटरव्यू देना है। मेरा वो बैक ऑफ द माइंड नहीं रहता था न्यूज़ देखने से पहले। मेरा यही रहता था कि मुझे बस ये एंजॉय करना है प्रोसेस को। तो मैं कहूँगा कि यही आप अपना सकते हैं एक अपना एटीट्यूड। उसके अलावा मैं एक लल्लन टॉप शो देखता था, रात को आता है वो। उस पर एक अर्थात आता है जो अंशुमन तिवारी सर करते हैं, उससे आपकी इकॉनमी स्ट्रांग हो सकती है, तो आप वैसा कंटेंट भी देख सकते हैं। एक इसमें किताब वाले आता है, उसमें क्या होता है कि अलग अलग लोग आते हैं जो अपनी जर्नी बताते हैं, उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि ऐसे भी संघर्ष करके वो लोग इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ना हर तरीके का कंटेंट पढ़ने की अब हैबिट बना लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिविल सर्विस एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर आपको वेराइड तरीके से कंटेंट पढ़ोगे आप, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, और आपको कहीं ना कहीं वो आपकी जो एटीट्यूड है और एप्टीट्यूड बनाने में मदद करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में मदद करेगा। तो ये तो मेरा कुछ न्यूज़ देखने का रहता था। बाकी न्यूज़पेपर के अलावा और न्यूज़ देखने के अलावा मैं कंटेंट करंट के लिए क्या करता था कि रिवीजन के लिए, चूंकि एग्जाम में रिवीजन के लिए भी कुछ कंटेंट चाहिए आपको, तो मैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल पढ़ लेता था। जैसे कि एक विजन आईएएस है, उसकी मैं ना मैगजीन खरीद लेता था पिछले 8 से 10 महीने की या मैक्सिमम 1 साल की। और मैं क्या करता था, उन मैगजीन्स को वो 80-90 पेजों की मैगजीन होती है, उनको मैं 7 से 8 पेज में कन्वर्ट कर देता था। और इस तरीके से मेरे पे क्या होता था, 1 साल की मैगजीन के 100 पेज बन जाते थे। और चूंकि वो मैंने अपनी हैंडराइटिंग में बनाए होते हैं, तो क्या होता था, उनको रिवीजन करने में मुझे काफ़ी मदद मिलती थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि कुछ मैगजीन्स को जो 80-90 पेजों की मैगजीन्स हो, या उसको ना आप 10% रेशो में रिड्यूस कर दीजिए, मतलब उसका 10% ही रखिए कंटेंट के माध्यम पे। मतलब इस तरीके की आपकी नोट्स मेकिंग होनी चाहिए। अच्छा, इस एग्जाम के अंदर मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि नोट्स मेकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेज पे बहुत बड़ी भूमिका है। और नोट्स मेकिंग आपको करने में एक बिल्कुल ध्यान ये रखना है कि नोट्स ऐसे हों जो आपको ही समझ में आए और वो आपके लिए हो। किसी और के लिए आपको नोट्स कभी नहीं बनाने हैं, ना किसी को दिखाने के लिए नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप अपने लिए बनाइए, और जितना मिनिमम हो सके उसमें उतना लिखिए, उसमें हर चीज़ मत लिखिए, क्योंकि फिर वो नोट्स मेकिंग नहीं रह पाएगी। और उसको काफ़ी कस्टमाइज तरीके से बनाइए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में मदद मिल सके। आप ये अपना माइंडसेट बना के रखिए कि एक दिन मुझे इस नोट से रिवीजन करना है, क्योंकि एग्जाम से पहले बिना रिवीजन करे एग्जाम दे के जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। अगर आप रिवीजन के साथ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है और परफॉर्मेंस भी आपकी बढ़ जाती है। तो नोट्स मेकिंग की काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंस है। बल्कि ऐसा भी नहीं है कि नोट्स मेकिंग अगर नहीं करे तो एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा, बट ये प्रेफर करा जाता है, और आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो रहा नोट्स मेकिंग का। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम को सोल्व कैसे करना होता है, या फिर क्वेश्चंस जब हमारे आते हैं तो कैसे हमें इनको करना होता है सॉल्व। तो इसके अंदर जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस के अंदर, इसके अंदर आपको कुछ विशेष मैं पॉइंट बताना चाहूँगा जो याद रखने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन में नॉट लिखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब ये जो नोट वर्ड है ना, इसको आपको ढंग से फोकस करके आपको क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। जब भी नोट लिखा मिले ना आपको क्वेश्चंस में, तो आप उसको सर्कल कर लीजिए। अगर सर्कल कर लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने में और ऑप्शन को सिलेक्ट करने में मदद मिलेगी, अदरवाइज आप उसमें ना गलत मार्क कर सकते हैं। तो ये एक तरीका आप अपना सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप इसको ना, आपको एलिमिनेशन मेथड सीखना होगा। कुछ ना आप मॉक सॉल्व करिए और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं कहूँगा पिछले 4-5 साल के आप सॉल्व कर लीजिए, वो मोर देन एनफ है। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप ये देखिए कि क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको 100% नहीं आता होगा, लेकिन उसमें 30 से 40% आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता होगा या उस ऑप्शंस के बारे में पता होगा। तो आपको 100% तक पहुंचना है, वाइज गैस करने हैं, क्योंकि इस पेपर के अंदर हर क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। ये कितना भी कंटेंट आप पढ़ लीजिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आपको वाइज गैस करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कुछ जिसे हम कह सकते हैं कि तुक्का, लेकिन वो समझदारी वाला तुक्का, वो लगाना ही पड़ेगा। तो वो कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आप एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि उसमें उन क्वेश्चंस को पढ़ते समय आप ये ध्यान रखिए कि जो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप 50% अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं तो आपको उस क्वेश्चन के आंसर तक जाना ही चाहिए।
अगर आपने एक ही ऑप्शन एलिमिनेट किया है तो मुझे लगता है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, मैं ना कुछ क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको उस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैंने एक्चुअली इसमें मार्क किया हुआ है, तो मैं बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे मैंने सॉल्व किए क्वेश्चंस को। सो जैसे 2019 का मैं यूपीपीएससी का पेपर मैंने ओपन कर रहा हूं, इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन वाइज कैसे सॉल्व करने चाहिए। जैसे कि 2019 का आप पेपर ऑन कर सकते हैं यूपीपीएससी का, जीएस का 1 का मतलब। सो इसमें एक आप 34th क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे इसमें ना मैच द फॉलोइंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैच द फॉलोइंग में एक बेनिफिट होता है कि अगर आपको एक आंसर भी पता है, मतलब एक मैच ऑफ द फॉलोइंग भी आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। जैसे 34th क्वेश्चन के अंदर कंट्री और कैपिटल दे रखी हैं, इसमें उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और कैपिटल है तशकेंत, दुशानबे, बिश्केक और अशगाबाद। तो जैसे मुझे इसके अंदर पता था कि कजाकिस्तान की जो किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो बिश्केक है, बस मुझे इतना पता था कि सी का तो थर्ड है। अब जैसे मैंने देखा कि सी का थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो बाकी मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट इसके अंदर ए ऑप्शन टिक कर दिया। तो देख रहे हैं कि आप अगर आपको इतना भी पता है, मुझे इसमें सिर्फ 25% नॉलेज थी इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन 25% नॉलेज के साथ मैंने इसको 100% करेक्ट कर दिया इस आंसर को। तो कहीं ना कहीं आपको ना इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कुछ और बताना चाहूँगा, 36 क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसके अंदर। इसमें भी देखिए ट्राइब और प्लेस दे रखे हैं कि कौन सी ट्राइब कहाँ मिलती है। तो मुझे इसमें पता था कि जो किर्गिज ट्राइब है वो सूडान में नहीं मिलती है, बस मुझे इतना पता था। और इसमें यही दे रखे कि कौन सी करेक्टली मैच नहीं है, तो मुझे पता है कि ये गलत है, तो मैंने इसको ही टिक कर दिया। तो बाकी देखिए कि सारे अपने आप ही सही हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको आधी नॉलेज भी है तो वो भी आपको क्वेश्चन सही करा सकती है, लेकिन आपको उसके अंदर क्या ध्यान रखना है, उसको उसी नॉलेज को उस तरीके से इस्तेमाल करना है। और इसमें जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा कि आप मैप की प्रैक्टिस करिए। आप एटलस खरीद सकते हैं एक, और आप मैप बनाना भी सीखिए। मैप बनाने से क्या होगा, आपको मेंस में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 37th क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें ना असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। उन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, असर्शन को अलग पढ़िए और रीजनिंग को अलग पढ़िए। जब आप असर्शन रीजन को अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि असर्शन रीजन में क्या सही है क्या गलत है। आप उनको अलग अलग एज अ इंडिविजुअल स्टेटमेंट पढ़िए और फिर उनको मिला के देखिए। असर्शन के बाद बिकॉज लगा दीजिए और फिर आप देखिए बिकॉज के बाद जो रीजन दे रखा है क्या वो असर्शन के लिए सही है या नहीं है, उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करिए। देन इसके अंदर एक 42nd क्वेश्चन है। देखिए जैसे इसके अंदर दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन इज नॉन एज लैंड ऑफ द बिग गेम। तो कुछ ऐसे स्टैटिक पार्ट भी आ जाता है इसके अंदर। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे जो मेन रीजन है, क्योंकि यूपीएससी में जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट यूपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आपको विशेष तौर पे ना इस एग्जाम की तैयारी के दौरान आपको ऐसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ना उनको भी साइड में लिखते चले जाना है नोट्स के अंदर। जैसे एक क्वेश्चन है इसके अंदर 92nd क्वेश्चन। सो 92nd क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड है। अब देखिए मैंने नोट के ऊपर ना आप देख सकते हैं मैंने ना सर्कल लगा लिया पेपर सोल्व करते वक्त। तो जब आप सर्कल लगाएंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, गलती करने की आपकी गुंजाइश कम हो जाएगी कि मुझे नोट वाला सेलेक्ट करना है इसके अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं नोट के अंदर, जैसे इसमें मुझे पता था कि बाकी सारे ऑप्शन ठीक है, पास्चराइजेशन जो होता है वो मिल्क के लिए होता है, टी के लिए नहीं होता है, तो मैं इस पे पहुंच गया। अच्छा देखो ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन है, तो और ये भी बायोलॉजी से है। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइंस के लिए आपको बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, तो इस तरीके का कंटेंट आपको पढ़ना होगा, बेसिक कंटेंट, बिल्कुल बेसिक। देन हम बात कर लेते हैं 99 क्वेश्चन के बारे में। सो 99 क्वेश्चन, अच्छा इसमें ना क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन से ईयर में कोई कब आया, उसके हिसाब से आप अरेंज करिए। जैसे इसमें दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमेंसमेंट एंड सिलेक्ट करेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। अच्छा आप एनवायरमेंट पढ़े ना, तो एनवायरमेंट की ट्रीटीज, गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में हो गया या फॉरेस्ट्री के जो मेंस होता है उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, वहाँ भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप ढंग से पढ़िए। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, जैसे आपको अरेंज करना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा एक्ट कब पास किया गया। तो जैसे ये ना आपको पता होनी चाहिए ईयर भी, इसके अंदर ना ईयर भी महत्वपूर्ण है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था,
बायोडाइवर्सिटी 2002 में आया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993 में आया था। तो अगर आपको ये ईयर पता होंगे तो आप इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर देंगे। तो इस तरीके के कंटेंट को जब भी आप पढ़ें तो ध्यान रखिए। फिर मैं वही कहूँगा कि आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के बैठना है, आपको देखना है कि कैसे कैसे कंटेंट पूछा जाता है और उस हिसाब से मुझे पढ़ाई कैसे कैसे करनी है। जब भी आप कंटेंट पढ़े तो बैक ऑफ द माइंड वो रहना चाहिए, वो पैटर्न रहना चाहिए जो सिलेबस के अंदर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दे रखा है। इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, एक 123rd क्वेश्चन है इसके अंदर। सो 123rd क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अच्छा, हिस्ट्री के अंदर ना आप क्या करिए कि जो लेटर मुगल्स हैं, लेटर मुगल्स के भी ना क्रोनोलॉजी आप पढ़ लीजिए, बस उन्होंने क्या क्या किया वो मत पढ़िए, बट क्रोनोलॉजी पढ़िए कि कौन सा मुगल कब आया। और ऐसी और भी हैं जितने भी रूलर्स हैं, चाहे वो मराठास के हों या फिर मुगल्स के हों या फिर दिल्ली सल्तनत के हों, तो या फिर मौर्याज हों, अशोका एम्पायर हों, तो या महाजनपदास हों, उनके रूलर की क्रोनोलॉजी कि कौन कौन कब कब आया। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, ये दिल्ली सल्तनत बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड गिवन बिलो। पहले दे रखा है रबिया दुनानी स्टॉम्ब औरंगाबाद, शेरशाह सूरी स्टॉम्ब ससाराम, हुमायूं स्टॉम्ब दिल्ली एंड अताला मॉस्क जौनपुर। तो आपको अगर इतना भी पता होगा कि कौन सा रूलर कब आया या कौन सा रूलर की क्रोनोलॉजी कब आई, तो जिसकी क्रोनोलॉजी जब आएगी वो अपने समय के अंदर ही अपने कोई कंस्ट्रक्शन करेगा, मॉन्यूमेंट्स बनाएगा। तो उस अरेंजमेंट से, उस क्रोनोलॉजी से भी आप इस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। 137th क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास पेपर है तो। जैसे इसमें दे रखा है कि नेशनल पंचायती राज डे इंडिया में कब मनाया जाता है। तो ये जो ऐसा फैक्ट भी इसके अंदर पूछना जाता है। मैंने इस क्वेश्चन को बताने का मेन उद्देश्य ये था कि यूपीपीएससी के अंदर इस तरीके के फैक्चुअल भी पूछे जा सकते हैं कि डेट पूछ ली गई है, और वैसे भी ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है कि नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है। तो आप इस तरीके के फैक्चुअल पार्ट को भी अपने कंटेंट के अंदर जब भी आप पढ़ाई करें उसको अलग से लिखते चले जाइए, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो अब हम देख लेते हैं इसके अंदर 150 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या है ना, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस एग्जाम के अंदर ना कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप, जैसे मैंने बताया ना कि मैं न्यूज़ के लिए डीडी न्यूज़ या राज्यसभा टीवी फॉलो करता था, उसके अंदर ना ये सब कुछ कवर किया जाता है। न्यूज़ नाइट आप देखेंगे तो ये बेनिफिट मिलता है अगर आप न्यूज़ चैनल को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप कोई न्यूज़पेपर को फॉलो करें ना, तो मैं आपको कहूँगा कि उस न्यूज़पेपर को ना आप कंप्लीटली पढ़िए। ऐसा ना सोचिए कि ये न्यूज़ मेरे काम की है या ये न्यूज़ मेरे काम की नहीं है। हाँ, बैक ऑफ द माइंड ये तो रखिए कि कौन सी न्यूज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन आप अपनी हैबिट बनाइए कि आप सब कुछ पढ़िए, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स रिलेटेड हो, जो कि हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब देख लीजिए इसमें ना स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है कि पैरा एथलीट दीपा मलिक हु हैज़ बीन अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बिलोंग्स टू द स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट से बिलोंग है, सिर्फ ये पूछा है उन्होंने। तो ये ना आपको एक बेसिक अवेयरनेस, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं ना तो ये आपको पता चल जाएगा। ऐसे आप देख लीजिए इसके अंदर 146 क्वेश्चन, whom did PV सिंधु beat to win the first ever gold medal for India in women single बैडमिंटन चैंपियन in the final match। तो किसको इसने हराया, ये नहीं पूछा कि कौन जीता, तो पीवी सिंधु का नाम नहीं पूछ रहे इनमें पूछ रहे किसको हराया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है कि आपने जो कंटेंट पढ़ना है उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, बैक ऑफ द माइंड एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को याद रखना है, और मैं कहूँगा कि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को ही पढ़िए। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को प्रिंट निकाल लीजिए, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, या फिर आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक परचेज कर लीजिए और उन क्वेश्चंस को देखिए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खास की अब 2018, 19 और 20, क्योंकि यहाँ से क्या है कि पैटर्न भी चेंज हुआ है क्वेश्चन पूछने का, थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अब, और नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है, और फिर मेंस का पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चंस अब आने वाले समय में ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। खासकर 2019 का पेपर बहुत अच्छा बनाया हुआ था यूपीपीएससी ने, उसमें काफ़ी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे। तो इसलिए ना यूपीपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर आपको कंसेप्चुअल प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी और कुछ फैक्चुअल कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा, हाइब्रिड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के पढ़ना पड़ेगा। और मैंने आपको जो बताया, अपनी जो सोर्स मटेरियल बताया, आप उसी को फॉलो करेंगे ना तो आपको दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए आपको ना टॉपर नहीं बनना है। टॉपर बनने का मतलब यह है कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं सोल्व करने हैं, आपको सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। आप ये मान के चलिए कि आपको 150 के 150 क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं, ना आपका ये टारगेट होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतने क्वेश्चन सोल्व करने हैं कि मेरी कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए, मेरा मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि प्रीलिम्स की सिर्फ इतनी ही वेटेज है। प्रीलिम्स के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं जुड़ते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनती है वो सिर्फ मेंस के लिए आपको
बैठने के लिए ज़रूरत होते हैं। तो आप इतना ही फोकस करिए कि मुझे बस इसके अंदर इतना पढ़ना है कि मेरी कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए। और आप नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिए, हर एक क्वेश्चन को अटेंड ना करिए। जो ज़्यादा सेफ मतलब रहता है वो आप 80 to 90% पेपर अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो वो मेरे साथ मेरी ये स्ट्रेटजी रहती थी कि मेरे को 80 to 90% पेपर्स अटेंड करना है। तो इतना आप अगर रेशो रखेंगे तो ये बेटर रहेगा आपका। थोड़ा फ्लेक्सिबल आप अपने हिसाब से बन सकते हैं। आप अगर एक्यूरेसी पे ज़्यादा जाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से 75% तक इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा वाइज गैस पे जाना चाहते हैं तो 90% तक। मेरी मतलब रिकमेंडेशन यही रहेगी कि 90% से बियॉन्ड मत लेके जाइए। आता हो तो बात अलग है, फिर तो जरूर करिए, बट नहीं आता हो तो 90% से ऊपर पेपर अटेंड करने का ज़्यादा कोस्ट बेनिफिट नहीं रहता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है कि आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, वो काफ़ी इम्पैक्ट करती है। अच्छा, एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा मैं इसके अंदर कि आप क्या कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें करंट अफेयर्स के लिए आपको जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने स्टैटिक में बताया था आपको पॉलिटी वगैरह बताई थी, लेकिन मैंने उसमें कुछ टॉपिक्स नहीं मेंशन किए थे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया या फिर सोशल इश्यूज़ हो गया। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेंस में ज़्यादा काम आते हैं, इनका जो बेसिक्स है। प्रीलिम्स के लिए ना आपको इनकी करंट अफेयर्स को ही फॉलो करना है, और करंट अफेयर्स में ही अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो वहीं से आपका कंटेंट इसमें तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें ना कुछ एक अप्रोच बताना चाहूँगा फाइनली, मतलब कंक्लूजन से पहले मैं इसमें एक अप्रोच बताना चाहूँगा कि आपको ना अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान अप्रोच क्या रखनी चाहिए, या मैंने क्या अप्रोच रखी। देखिए, आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आपको ना एग्जाम की जब भी आप प्रिपरेशन करें, आपको ना घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे पढ़ के ही एग्जाम को निकाला जा सकता है, या 6 घंटे पढ़ के, या 8 घंटे पढ़ के, या 12 घंटे पढ़ के, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको रियली बताऊं, मेरी एवरेज रहा होगा 4 से 6 घंटे, इससे ज़्यादा मैंने कभी भी प्रिपरेशन नहीं करी पर डे की। तो लेकिन मेरा जो टारगेट रहता था ना, वो रहता था कि मुझे इतना कंटेंट इस समय तक या इतने तारीख तक कंप्लीट करना है। तो आप ना वो टारगेट बेस्ड स्टडी करिए। आपका वो एक टारगेट अगर आप रखेंगे ना, तो उससे आपकी बेटर स्टडी हो पाएगी। दूसरा ना, टाइम के साथ और टाइम टेबल के साथ फ्लेक्सिबल रखिए। ऐसा ना रखिए कि इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना दिए आपने कि हर दिन आप अपने टाइम टेबल को वायलेट कर रहे हैं और आप परेशान हो जा रहे हैं कि मैं बार बार अपना टाइम टेबल बनाता हूँ और उसको फाड़ के फेंक देता हूँ डस्टबिन में। ऐसा ना करिए, टाइम टेबल को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए। बार बार टाइम को मत देखिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो टाइम को बार बार ना देखिए। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो फोकस तरीके से सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, चाहे वो टाइम फिर कितना भी बीत जाए उसके अंदर। कहने का मतलब है आप प्रोसेस को एंजॉय करिए, आप एफर्ट्स पे फोकस करिए, आउटकम्स के ऊपर नहीं। इस जर्नी के अंदर आपको एफर्ट्स पे फोकस करना है। अगर आप एफर्ट्स पे फोकस करेंगे तो आप मैक्सिमम गेन पा लेंगे इसके अंदर। और ये मत सोचिए कि रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ आपके एफर्ट्स हैं और आपका प्रोसेस है। जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो हैं। और अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ये मान के चलिए। बट वो फोकस होनी चाहिए, मेहनत डायरेक्शन होनी चाहिए, और वो एक ही कंटेंट को बार बार पढ़ने वाली आदत होनी चाहिए। आपको मल्टीपल कंटेंट को इकट्ठा करने की आदत नहीं होनी चाहिए। आपको फोकस तरीके से पढ़ने की आदत होनी चाहिए। दूसरा, आप ये भी इसमें एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान ये भी याद रखिए कि दिस इज जस्ट ओनली एन एग्जाम, लाइफ इज मच 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 बियॉन्ड दैट। ये सिर्फ एक एग्जाम है, एक छोटा सा पार्ट ऑफ लाइफ है। इसका इतना बर्डन और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ को जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए अपने आप को। हॉबीज हो गई, आपकी इंटरेस्ट होगी, आपकी सोशल लाइफ होगी, उसके लिए भी आपको अपना थोड़ा समय निकालिए, जिससे कि आप अपने वर्क लाइफ को मेंटेन कर सकें। एक मैं बताना चाहूँगा, सक्सेस के लिए इस एग्जाम में ना आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो गुड कंटेंट आपको पढ़ना आना चाहिए, गुड कंटेंट आपको पढ़ना है। देन गुड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुड प्रेजेंटेशन, मतलब एट द टाइम ऑफ डे जब एग्जाम है उस समय आप कैसे उस एग्जाम में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये गुड कंटेंट, गुड रिवीजन और गुड प्रेजेंटेशन, अगर इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो इस एग्जाम में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको सोशल मीडिया का ना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड ही इस्तेमाल करिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक इसमें ना अलग अलग चैलेंजेस आएंगे आपकी जर्नी के अंदर जब भी आप पढ़ाई करेंगे, अलग अलग कि मैं कौन सी बुक को पढूं, कैसे पढूं, मैं ऑप्शनल क्या चुनूं। तो ये सब चैलेंजेस के लिए ना आप अपने पे विश्वास रखिए। अगर आपको अपने पे विश्वास रहेगा ना तो आधी लड़ाई तो आप वैसे ही जीत जाएंगे। तो अपने पे विश्वास रखना आपको इस पूरी प्रिपरेशन के अंदर बहुत जरूरी है। बाकी ना ये एग्जाम एक आपको लीडर बना रहा है, तो आपकी जो थिंकिंग है ना वो लीडरशिप वाली होनी चाहिए। जो लीडर होता है ना वो इंडिपेंडेंट रहता है। आप किसी पे ना डिपेंड मत हो जाइए, ना तो कोई टॉपर पे, ना कोई टीचर पे, ना किसी कोचिंग मटेरियल पे, मतलब डिपेंडेंट मत हो जाइए। ये ना हो कि उसके चले जाने से आप अपनी प्रिपरेशन को रोक दें या आप
विचलित हो जाएं। आप क्या करिए, आप खुद आप सब पढ़िए, सब कुछ देखिए, सब कुछ, लेकिन आप उसके अंदर अब इंडिपेंडेंट तरीके से पढ़िए। आपके ऊपर आपके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए अपने खुद को पढ़ने के लिए। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि जब आप इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हैं, जो आपको पद मिलता है वो भी एक लीडरशिप वाला पद मिलता है। आपके अंदर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, तो अगर आप इस प्रिपरेशन के अंदर भी वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाएंगे तो वो आपको पूरी प्रिपरेशन में मदद करेगी। एक इंडिपेंडेंट एक रह के आपको पढ़ाई करेंगे ना, आप ज़्यादा टीचर पे या किसी कंटेंट पे या किसी कोचिंग पे या किसी मटेरियल पे डिपेंड नहीं होंगे, तो आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा। और यही मैंने सीखा है। तो ये मेरा टोटल प्रिपरेशन था प्रीलिम्स का, जिसमें मैंने प्रीलिम्स में मैं आपको बताया कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या अप्रोच रखनी है। देखिए, अप्रोच हमेशा सकारात्मक रहनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो चैलेंजेस का आंसर आपके पास है, ये डेफिनेट है। कोई भी चैलेंजेस आपसे बढ़कर नहीं है, तो वो सब चैलेंजेस आप सॉल्व कर सकते हैं, बट पॉजिटिव सकारात्मक रह के। तो ये एक बहुत ज़रूरी है जो आपको इसमें रखना है। बाकी मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको बताया, जो भी बताया वो आपको कुछ उपयोगी हो सके, आपको आपके एग्ज़ाम में वो कुछ मदद कर सके। और मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आप अगर मुझसे और कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं ईमेल के माध्यम से। मैं अपनी ईमेल आईडी आपको शेयर कर सकता हूं। मेरी ईमेल आईडी है shashank12gupta34@gmail.com। मैं एक बार स्पेलिंग सहित बता देता हूं, SHASHANK12GUPTA34@gmail.com। आप कोई डाउट्स हो तो इस ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करने की। बाकी मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को भी अब फाइनली थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद करी है। मैंने उनके प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सारे टॉपर्स की वीडियो देखी है। आप भी उन वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं अपने कंटेंट को एनरिच करने के लिए, आप जानने के लिए, डिमांड जानने के लिए एग्जाम से रिलेटेड और क्या पढ़ना है उस तरीके की चीज़ों को जानने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा दिल्ली नॉलेज ट्रैक को कि आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए। सो यही मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही थी। इसमें मैंने बस इसको सिंपल रखने की कोशिश करी, बहुत बर्डन नहीं लिया। एग्जाम को एक एंजॉय किया, प्रोसेस को एंजॉय किया, कंटेंट को एंजॉय किया। मैंने उसको एज सच बहुत ज़्यादा लोड नहीं लिया, बर्डन नहीं लिया। ये नहीं सोचा कि मुझे एक दिन एग्जाम जाके लिखना है। इवन एग्जाम से पहले भी मैं अपने नॉर्मल प्रोसेस को ही एंजॉय कर रहा था, जैसे मैं अपनी दिनचर्या को फॉलो करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बर्डनलेस, बिना प्रेशर लेके तैयारी करें तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली, या कोई भी एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। सो फाइनली मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उनकी काफ़ी सारी वीडियो भी प्रेफर करी, जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला और उन्होंने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।